माता की जय, भारत माता की जय। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं किसी इमरजेंसी काम की वजह से बाहर चला गया था, जिसकी वजह से मैं ना तो वीडियोस डाल पाया, ना ही मैं आप लोगों को बता पाया। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। तो चलिए दोस्तों, क्या रहे अभी तक के डिफेंस और स्पेस अपडेट्स, शुरू करते हैं। पहली खबर की बात करते हैं तो वो AMCA को लेकर आ रही है। 5.5 जनरेशन के ट्विन इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA प्रोग्राम के लिए फॉर्मल रूप से अप्रूवल मिलने की प्रक्रिया इस साल के पहली छमाही में हो सकती है। जैसे कि आप सभी को मालूम भी है कि इंडियन एयरफोर्स काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा चुकी है AMCA प्रोजेक्ट पर, और इसी वजह से AMCA जो प्रोजेक्ट है यानी कि AMCA प्रोग्राम है, उस पर काफी तेजी से कार्य देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि AMCA का जो विकास है यानी कि जो डेवलपमेंट है, वो प्रोटोटाइप के डिटेल डेटा जनरेशन प्रोसेस के क्रूशियल फेज तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इसके डिजाइन फेज के लिए करीबन 4000 करोड़ रुपए दिसंबर 2018 में आवंटित भी किए थे। अगर ये अपने प्लान के मुताबिक चलता है यानी कि योजना के अनुसार चलता है, तो AMCA की जो एक्सपेक्टेड यानी कि जो उम्मीद है वो 2025 तक है। DRDO ने AMCA के बारे में साफ तौर पर कह दिया है कि ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट जो कि प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ आएगा, और साथ ही ये BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज और फ्यूचर यानी कि भविष्य में जो मिसाइलें लगनी है वो भी इसमें लगाई जाएंगी। और इस एयरक्राफ्ट पर काफी मल्टीपल मॉडर्न फीचर्स भी लगाए जाएंगे, जैसे कि स्टेल्थ, पायलट व्हीकल इंटरफेस, सेंसर डेटा फ्यूजन, पैसिव सेंसर्स, आईसर रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, डिसीजन एड्स, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, 360 डिग्री का एनहांस सिचुएशन अवेयरनेस आदि। HAL में AMCA प्रोजेक्ट के टीम के एक अधिकारी ने बताया कि इस समय ये केवल ADA और HAL का होगा, और अभी हमारी निजी खिलाड़ी के साथ भी बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक हम किसी बात के अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचे हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि AMCA के कई कंपोनेंट्स का जो निर्माण होगा वो PSU के नासिक संयंत्र में होगा, लेकिन प्रोटोटाइप का इंटीग्रेशन और अन्य जो डेवलपमेंट है यानी कि और भी जो चीजें बनाई जाएंगी वो बेंगलुरु में बनाई जाएंगी। साथ ही DRDO ने यह भी कहा है कि AMCA पर हाई पावर एनर्जी यानी कि लेजर वेपन को भी अपग्रेड किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस साल एक फॉर्मल अप्रूवल मिल जाएगा AMCA प्रोजेक्ट को। अगली खबर की बात करते हैं तो वो हेरॉन ड्रोन्स को लेकर आ रही है। दरअसल इजराइल के साथ भारत के संबंध लगातार सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में भारत ने अपनी इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट के हिसाब से अब सेना ने 4 हेरॉन मानव रहित हवाई वाहनों को पट्टे पर लिया है। ये UAV एक समय में लगभग 50 घंटे तक हवा में रह सकता है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कई नियमों को बदला है, जिनमें से कुछ हथियार प्रणालियों को पट्टे पर लेने की अनुमति भी दी गई है। जैसे कि पिछले साल नौसेना को अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन्स मिले हैं, वो भी लीज पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीन के हर उकसावे के खिलाफ हमारी सेना ने जवाबी कार्रवाई की थी। उन्होंने बताया कि पिछले सितंबर के बाद दोनों पक्षों ने सैन्य और राजनयिक माध्यम से एक दूसरे के साथ संचार बनाए रखा। हमारा उद्देश्य LAC पर यथास्थिति को बरकरार रखना और शांति बहाल करना है। साथ ही उन्होंने लोकसभा में कहा कि पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिण किनारों से सेनाओं को पीछे हटाए जाने को लेकर भारत और चीन के बीच सहमति बन गई है। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में लद्दाख की मौजूदा स्थिति के बारे में अवगत भी कराया। रक्षा मंत्री ने बताया कि चीन पूर्वी क्षेत्र में भी भूमि को अपना बताता है, और ये भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया। आगे उन्होंने कहा कि ये बताते हुए हमें गर्व की अनुभूति हो रही है कि भारत की सेना ने डटकर सामना किया और बहादुरी से दुर्गम पहाड़ियों पर वे अडिग है। भारत और चीन के बीच भारी तनाव के बीच दोनों सेनाओं में डिसएंगेजमेंट यानी कि पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारतीय सेना ने इसका वीडियो जारी किया है। साथ ही चीन के रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिण छोर पर तैनात भारत और चीन के अग्रिम पंक्ति के सैनिकों ने बुधवार से सुव्यवस्थित तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया है। चीन के बयान के बाद भारत ने भी इसकी पुष्टि की है। इस समझौते के तहत दोनों पक्ष LAC पर आगे की सैन्य तैनाती को पीछे हटाएंगे। राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बताया कि चीन फिंगर 8 के पूर्व तक रहेगा, भारत फिंगर 3 पर रहेगा। LAC पर ऊंची चोटियों पर हमारे सैनिक मौजूद है। LAC पर हमारा पलड़ा भारी है। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में 15 जून को खूनी हिंसा में चीन के कितने सैनिक मारे गए, सबने अपने अपने अलग अलग आंकड़े दिए। ये बात आप सब जानते हैं, लेकिन एक्यूरेट आंकड़ा किसी ने नहीं दिया, लेकिन सबने अलग अलग तरीके के अनुमान लगाए। अब लगातार इस बात पर तहकीकात हुई, और अब रूस की एक समाचार एजेंसी है तास, उसने बताया कि इस हिंसा में चीन के 45 सैनिक मारे गए थे, और इस हिंसा में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। चीन ने अभी तक ये नहीं बताया कि उसके सैनिक
कितने मारे गए हैं। रूसी समाचार एजेंसी ने यह खुलासा ऐसे समय पर किया है जब दोनों देशों की सेना पैंगोंग झील से हटने पर सहमत हो गई है। आपको बता दें कि इससे पहले चीन ने भारत के साथ बैठक में बताया था कि गलवान घाटी के संघर्ष में उसके 5 सैनिक मारे गए। इसमें चीन का एक कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल था। भले ही चीन ने अभी तक अपने 5 सैनिकों के मारे जाने की खबर बताई है, लेकिन अमेरिका और भारतीय खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि इसमें कम से कम चीन के 40 सैनिक मारे गए। लेकिन अब पुष्टि रूस की तरफ से भी हो गई है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है ताकि हम आप तक डेली डिफेंस अपडेट्स को पहुंचाते रहें। अगली खबर ट्विटर को लेकर आ रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विवादित अकाउंट्स को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच टकराहट के आसार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने अपने शब्दों में ये बात क्लियर कर दी है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A का हवाला देते हुए ट्विटर को कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दे दी गई है। आपको बता दें कि ट्विटर के साथ हुई वर्चुअल बातचीत में IT सचिव अजय प्रकाश के द्वारा ये बात कही गई थी कि जो कानून बने गए हैं उनके जरिए दर्जनों चीनी ऐप एक झटके में बंद कर दिए गए थे। ये सभी ऐप भारत के लोगों का गोपनीय डेटा एकत्रित कर रहे थे। उसी कानून में ये प्रावधान है कि अगर कोई अधिकारी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसमें 7 साल तक की कैद और जुर्माना भी है, साथ ही दोनों का प्रावधान भी है। इतना ही नहीं, संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यदि 48 घंटे के भीतर केंद्र सरकार के निर्देशों को नहीं मानता तो वह कानूनी शिकंजे में फंस सकता है। पाकिस्तान ने 450 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बाबर क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। पिछले 3 सप्ताह में यह तीसरी बार मिसाइल का परीक्षण है। सेना ने एक बयान में कहा कि बाबर मिसाइल पूरी सटीकता के साथ जमीन और समुद्री लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है और ये अत्याधुनिक मल्टी ट्यूब परीक्षण वाहन से मिसाइल दागी गई। अभी हाल ही में 20 जनवरी को परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का भी पाकिस्तान ने परीक्षण किया। ये मिसाइल 2750 किलोमीटर तक निशाना भेज सकती है। यानी कि पाकिस्तान लगातार अपने हथियारों का परीक्षण भारत को देखते हुए कर रहा है। हालांकि जो देश आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो चुका है वो लगातार परीक्षण करके बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम किसी से कम नहीं है, लेकिन हकीकत आप सब जानते हैं कि वहां के हालात क्या हो चुके हैं और ये सब अपने जनता को लुभाने के लिए पाकिस्तान तरह तरह के नए नए प्रोपेगेंडे कर रहा है और ये सब के पीछे चीन की भी चाल रहती है और दोनों ही देश एक झूठे प्रोपेगेंडे पर काम करते हैं और दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हकीकत सबको मालूम है। इसरो भी अब गहरे अंतरिक्ष अभियानों के लिए अपनी योजना बना रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने भविष्य के डीप स्पेस मिशन के लिए नए प्रपल्जन टेक्नोलॉजी पर कार्य कर रहा है, जो कि अंतरिक्ष यान को ईंधन देने के लिए एक नई प्रपल्जन टेक्नोलॉजी होगी और इसके लिए अब इसरो कई संभावनाएं भी तलाश रहा है। इसरो के UR सैटेलाइट सेंटर ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है, जो कि डिजाइन और मॉडलिंग, सिमुलेशन एंड एनालिसिस, टेस्टिंग एंड क्वालिफिकेशन ऑफ 100W रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर यानी कि RTEG के लिए, जो कि विदाउट आइसोटोप्स होंगे। RTEG को इसरो अल्फा सोर्स थर्मोइलेक्ट्रिक प्रपल्जन टेक्नोलॉजी कहता है। RTEG में इक्विवेलेंट पावर के सोलर सेल्स की तुलना में कम द्रव्यमान यानी कि लेस मास होगा और ये स्पेसक्राफ्ट को और अधिक कॉम्पैक्ट बनाएगा डीप स्पेस मिशन के लिए। इसरो के पूर्व अध्यक्ष AS किरण कुमार ने कहा कि RTEG फ्यूचरिस्टिक है, यानी कि ये एक भविष्यवादी है। ये लंबी अवधि के मिशनों के लिए इस्तेमाल होगी जो जहां की वैकल्पिक यानी कि जो अल्टरनेटिव एनर्जी है वो उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि मंगल मिशन के बाद इसरो बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस पर नजर गड़ाया है। इसरो के दस्तावेजों के अनुसार RTEG के विकास को और ऊपर ले जाया जाएगा क्योंकि इसकी परिकल्पना की गई है। ये बिजली उत्पादन और थर्मल प्रबंधन के लिए इसरो के गहरे अंतरिक्ष यानी कि डीप स्पेस मिशन अभियानों का एक हिस्सा होगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।